सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टाइप करेंगे टेट सीटेट क्लास या फिर @टेट सीटेट क्लास। मूव करते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर है चैप्टर 4 और इसमें बात की गई है स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की कहानी लगभग 300 साल पुरानी कहानी है। राजस्थान में जोधपुर के पास में एक गाँव था खिजड़ी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खिजड़ी जो गाँव था वो कहाँ पे था। तो राजस्थान में जोधपुर के पास गांव था खिजड़ली। और इस खिजड़ली का नाम खिजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि इस गांव के आसपास के क्षेत्र में और उसी गांव में बहुत सारे खिजड़ी ट्री थे, बहुत सारे खिजड़ी वृक्ष थे। उन्हीं के द्वारा उसका नाम पड़ा खिजड़ली। और उन वृक्षों की अपनी एक बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है उस गाँव के लोगों के लिए। और आज भी ये कहानी राजस्थान के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी में इस स्टोरी को रखा गया था कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब पढ़ेंगे इस स्टोरी को तो उनको समझ में आएगा कि जो प्लांट हैं, जो पेड़ हैं, जंगल हैं, उनको नहीं काटना चाहिए और उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी में इसको रखा गया और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि जो खिजड़ली गांव है वो कहाँ पे है, जोधपुर के पास राजस्थान में है। और नाम इसका खिजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे खिजड़ी वृक्ष थे, ट्री थे, इसी वजह से यहाँ पे नाम इसका खिजड़ली पड़ा। तो जो खिजड़ी ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। यहाँ पे आसपास, इस पेड़ के आसपास बकरियां, हिरन, खरगोश और मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। और जो गांव के आसपास के लोग थे और जो गांव में जो लोग रहते थे उन लोगों का ये कहना था कि जो बुजुर्ग हैं वो सही बात कहते थे। यानी वो बुजुर्ग क्या कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यानी प्लांट हैं तो हम हैं, अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। यानी उनका कहना यह था कि हमारे बिना प्लांट तो जीवित रह सकते हैं लेकिन हम प्लांट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखें जो पेपर में आप नोट्स बना के रखेंगे। फिर आगे मूव करेंगे तो स्टोरी में बताया गया कि समय बीतता चला गया। जो अमृता नाम की छोटी बच्ची थी जो पेड़ों के साथ, यानी जो खिजड़ी जो पेड़ थे उनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट में थी, तो वो बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चलता है कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर, यानी राजा के आदेश पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी को क्यों काटा जाना था, क्योंकि महल के निर्माण में, यानी राजा के महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो राजा ने महल के लिए लकड़ी को काटने की आदेश दिया। तो वो लोग खिजड़ी प्लांट को काटने के लिए गए थे। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने से भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी जान चली जाती। तो इसी को देखते हुए उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है। अमृता को देखकर उनकी बेटियों और गाँव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात बहुत ज्यादा अजीब सी लगी, क्योंकि पेड़ के लिए कुछ लोगों ने जान दे दी है। राजा वहां पे गए और जाने पर राजा गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी स्टोरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खिजड़ी प्लांट जो है, वो ट्री जो है वो कहाँ का है, वो खिजड़ली गांव में उगते हैं, आसपास के क्षेत्र में उगते हैं। वो है कहाँ पे, जोधपुर के पास में है। और किसने एक अहम भूमिका निभाई, तो अमृता नाम की एक महिला ने, एक वेमेन ने भूमिका निभाई इन पेड़ों को बचाने के लिए और अपनी जान दे दी। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको खिजड़ी पेड़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खिजड़ी पेड़ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार का कुछ एक खिजड़ी ट्री है जो राजस्थान में उगता है और इस पेड़ के बारे में कुछ बहुत ही अहम जानकारी है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको नोट करना है कॉपी पे। तो इसमें कहा गया कि खिजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खिजड़ी जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या खिजड़ी पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, यानी इस पेड़ की जो छाल है उसको काट के उसकी दवा बनाई जाती है।
और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। और इसकी जो लकड़ी है उसको कीड़ा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लकड़ी इसकी मानी जाती है। इस पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे यानी अमृता जैसे बच्चे जो भी आसपास के रहे होंगे वो खेलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खासकर अगर यहाँ तक हम देखें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेगिस्तान में उगता है, ठीक है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है और सब्जियां जो हैं इसकी फली की सब्जियां भी खाई जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। तो इतना पार्ट ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी पे। आगे मूव करते हैं। तो आगे फिर हमारा अगला अगर देखेंगे तो चैप्टर में स्टोरी है हनी के बारे में, यानी जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, उनके बारे में स्टोरी है। तो इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छत्ता है एक मधुमक्खी का और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ये सारे वो पॉइंट हैं जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग कॉपी बना करके, यानी डे 1 से, हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 1 से लेकर के आज ये 5वां चैप्टर है, आज ये 5वीं क्लास है। तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5वीं तक जो भी नोट मैंने अभी तक आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए हैं वो सब आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे। और ये पूरा जो एनसीईआरटी की तीनों किताबें हैं इनको मैं फिनिश कर दूंगा बहुत जल्दी आपके पेपर से पहले। तो आप लोग इनको ज़रूर कॉपी नोट्स बनाएं और रिवाइज़ करें, वीडियोज़ को देखें, बार बार रिवाइज़ करें, आप समझ जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे हनी बी है, यहाँ पे हनी हाइव है, यानी हनी का एक छत्ता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता है और जहाँ से शहद प्राप्त किया जाता है। तो ये शहद कैसे बनता है, छत्ता कैसे बनता है, तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करनी है। जैसे कहा गया है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी जो रानी मक्खी होती है उसका सिर्फ काम क्या होता है, अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्ते में कोई भी नर मक्खी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। तो आपसे पूछेगा छत्ते में कितनी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, यानी ये दिन भर काम में लगी रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। तो जब भी किसी मक्खी को रस मिलता है वो नाच करके संकेत देती है, तो वो एक विशेष तरीके से डांस करती, नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर स्थित है, रस कहाँ पर पाया जा रहा है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। यानी जो ये मक्खियाँ होती हैं जो काम करती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो ना ही छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाएंगी। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखने की, जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्ते के लिए कुछ विशेष काम नहीं करती हैं। यानी जो सारा काम जो करती हैं वो कौन मक्खी होती है, वो काम करने वाली मक्खियां ही होती हैं जो छत्ते को बनाती हैं और शहद को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मधुमक्खियों की ही तरह चींटियां भी मिलजुल कर काम करती हैं, यानी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह से समूह में रहते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं। तो आगे जाने पर हमें एनसीईआरटी में एक आरटीई एक्ट 2009 के बारे में समझ में आता है। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसमें बेसिकली बात क्या बोली गई है कि इसके द्वारा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी या 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा? आरटीई अधिनियम 2009। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फ्री एजुकेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 21A जो है वो क्या करता है, वो फ्री एजुकेशन की बात करता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे जाने पे हमें यहाँ पे एक नोट मिलता है एनसीईआरटी में। तो इसमें कहा गया कि जो गांधी धाम है और अहमदाबाद है और वालसद है ये गुजरात में है और जो कोझिकोडे है वो केरला में है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गांधी धाम, अहमदाबाद और
और वालसद ये गुजरात में स्थित है और कोझिकोड कहाँ पे केरला में है। तो बेसिकली ये टीचर को बच्चों को ये स्टेट्स के मैप दिखाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ये गुजरात है, तो गुजरात में गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसद था। जैसा पीछे आपने देखा क्या था, वलसद था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजरात से केरला कितनी दूर है, तो केरला में कोझिकोड था। और ये केरला से आप लोग कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि अगर गुजरात से केरला की तरफ आना होगा तो कितने स्टेट्स को पार करके आना होगा, कितने स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आना होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या 2 स्टेट्स को या 3 स्टेट्स को या 4 स्टेट्स को या 5 स्टेट्स को, इन्हीं में से कोई सही आंसर होगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो इसी के आगे फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इंडिया का जो लेटेस्ट मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा अलग अलग दिखाया गया है, ये वाला मैप आपको पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बिहार से तमिलनाडु तक जाने में कितने स्टेट्स रास्ते में क्रॉस करने पड़ेंगे। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तराखंड से कर्नाटक तक आने में कितने स्टेट्स रास्ते में क्रॉस करने पड़ेंगे। तो बेसिक है ये कि आप लोग इस मैप को समझें और इसको मैप को ज़रूर ध्यान रखें। तो आप लोग कमेंट क्वेश्चन ज़रूर करेंगे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।